नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर्स के एडिटोरियल्स के हम लोग कर रहे थे, उसमें 16 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच हैं। ये 17वां प्रैक्टिस सेट है, मात्र 3 प्रैक्टिस सेट और बाकी हैं। आप लोग नियमित तौर पर सभी प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करते जाएं। साथ ही साथ जो घटना सार की जो वन लाइनर है, अब तो डिटेल वीडियो भी आ चुकी है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो चुका है। आर्थिकी का पहला वीडियो भी आ चुका है। इन सभी को अध्ययन कर लें। मैंने आपसे स्टार्टिंग करते समय यह कहा था कि मैं जो प्रतिष्ठित पत्रिका है उनको मैं उठाऊंगा और उनके प्रश्नों को या उनके डिटेलिंग वीडियो को मैं करूंगा और उनका आपस में कोरिलेशन करूंगा, ताकि उनको कोरिलेट करने पर जो भी संपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है उस तक पहुंचा जा सके। ठीक है, इसके बाद मैं घटना चक्र की जो नई मैगजीन है उस पर चलूंगा। पहले इस पूरे श्रृंखला को समाप्त कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इस करंट अफेयर्स की सर इस एग्जाम में उपयोगिता है, इस एग्जाम में उपयोगिता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को, जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछा जाता होगा वहां इन प्रश्नों की उपयोगिता है। केवल अंतर यह होता है, अगर कोई बड़ा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम का मतलब बड़े ग्रेड पे का एग्जाम है, तो वहां पर प्रश्नों के पूछे जाने की गहराई बढ़ जाती है। और अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी या समूह ग या घ की वैकेंसी है, यानी ग्रुप सी या डी की वैकेंसी है, तो वहां पर प्रश्न को एक सतही प्रश्न या जो प्रारंभिक समझ वाले प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित, उनको लिया जाता है। ठीक है, मैं आगे इन प्रश्नों के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कोई प्रश्न किसी अधीनस्थ आयोग में पूछा जाएगा या कैसे कोई प्रश्न किसी लोक सेवा आयोग संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित। चलिए आइए इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। पहला है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है? तो आपका जवाब होगा मुंबई। यानी कि मुंबई वो पहला दक्षिण एशियाई शहर है जिसने यह निर्धारित किया है कि वह 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा मुंबई। अब यहां पर हमने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की बात की और मुंबई की चर्चा की कि 2050 तक लक्ष्य है, तो हमें भारत के भी लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। भारत ने जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है। याद रखिएगा, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक, भारत को ऊर्जा में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक, और 2047 में ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HFC कहते हैं, कि उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी 2047 तक है। इन सभी डेटा को इसके साथ कोरिलेट करके आपको समझना होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा क्या था? तो याद रखिएगा, कल ही हम लोगों ने घटनासार के आर्थिकी को देखा और उसमें चार्ट में ये डेटा उपलब्ध था। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 2020-21 में जो भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था वो था 9.2, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। यहां पर समझ लीजिए कि जो 2020-21 में वास्तविक राजकोषीय घाटा था वो 9.2 था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा कितना था, तो आपका जवाब होगा 6.8। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2021-22 के जो संशोधित अनुमान है उसमें राजकोषीय घाटा कितना है, तो आपका जवाब होगा 6.9। यदि पूछा जाए कि 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, तो आपका जवाब होगा 6.4। एक बात और हमने कल कोरिलेट करके आपको बताई थी, जिन्होंने अभी घटनासार का आर्थिकी नहीं देखा है वो इसको देख लें, उनका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसमें हमने एक बात और बताई थी, उसमें दी नहीं गई थी, लेकिन ये लक्ष्य है सरकार का कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 तक लाने का लक्ष्य है सरकार का। तो आपको यह भी याद रखना होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये पूछ रहा है कि जो 2021 में रिपोर्ट आई उसमें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के आधार पर कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो आपका सही जवाब होगा पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। ये पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे तो वन रिपोर्ट में हमने इसकी चर्चा की थी। ये उसमें ऑप्शन नहीं था, मैंने वहां आपको इंक्लूड भी कराया था इसको। आइए इसको समझते हैं। ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है, ये इसमें एक बात कही गई कि इस बार की रिपोर्ट में, 2021 की रिपोर्ट में, भारत के बाघ अभयारण्य, गलियारे और शेर संरक्षण क्षेत्र में जो वन आवरण संबंधित क्षेत्र है उसको एक नए अध्याय के तौर पर प्रस्तुत किया गया। किसमें? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। यानी अगर कोई भी डेटा या कोई भी आंकड़ा पहली बार किसी रिपोर्ट में समाहित हो, इसका मतलब है कि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यदि पहली बार बाघ अभयारण्य, गलियारे और शेर संरक्षण क्षेत्र में जो वन आवरण है उसको अगर इसमें एक अध्याय के तौर पर शामिल किया गया है तो हमको इसको ध्यान देना होगा। तो समझते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व में है, तो आपका जवाब होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, जो विकल्प डी में दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल इसमें
यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है इसी टाइगर रिजर्व में है, किसमें? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। यदि आपसे यह पूछा जाए कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व में है, तो आपका जवाब होगा पक्के टाइगर संरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, ये 96.83 है। यानी कि प्रश्न संख्या 3 में प्रतिशत पूछ रहा है तो हमारा जवाब ए होगा, यदि क्षेत्रफल पूछता तो हमारा जवाब बी होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। एक बात और यहां पे इंक्लूड कर लीजिए, अगर ये पूछा जाए कि बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र बाघ अभ्यारण्य में अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होगा 55,666.27 वर्ग किलोमीटर। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बाघ अभ्यारण्य में जो वन क्षेत्र आता है वो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरे देश के वन क्षेत्र का 7.8% क्षेत्र है। यानी अगर कोई नया आंकड़ा इंक्लूड किया गया किसी रिपोर्ट में तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पूरा 360 डिग्री में हमको देखना आवश्यक है। सारी डेटा को मैंने आपको बता दिया, जो भी अतिरिक्त डेटा है एक डायरी पेन लेकर उसमें आप उसको नोट डाउन कर लें, ताकि जब आपको अंतिम समय में रिवाइज करना हो तो केवल आपको स्पीड में वीडियो सुन लें और उस शॉर्ट नोट्स को देख लें कि इसमें क्या डेटा अतिरिक्त था, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। यह कल की आर्थिकी में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। जिन परीक्षार्थियों ने, जिन ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के परिवार के सदस्यों ने इस वीडियो को आर्थिकी के देख लिया होगा, अब वो इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ होगा। इसका सही जवाब होगा बी, $634 बिलियन। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2021 की स्थिति है। एक बात और आपने वहां पढ़ी थी कि नवंबर 2021 तक भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा विश्व मुद्रा भंडार का देश हो गया है। ठीक है, किसके बाद? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। ये कब तक की रिपोर्ट की थी? नवंबर 2021 तक के हिसाब से। और एक प्रश्न पे और हमने आपको वहां ध्यान केंद्रित कराया था कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी देखभाल, उसके आंकड़े जो है वो आरबीआई द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, भारत में। ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब बी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है, तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अब सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात हो रही है, ये क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट की बात हो रही है। इसमें तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है किसने? तमिलनाडु ने। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु ने किसको हराया, यानी उप विजेता कौन रहा? तो कर्नाटक। अब देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको कोरिलेट करा रहा हूं। अगर ये प्रश्न सपोज दैट मान लीजिए किसी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से कथन में दे सकता है कि हाल ही में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु ने कर्नाटक को पराजित किया। ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य? अगर मान लीजिए कि किसी यूपी SSSC या किसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछा जा रहा है किसी भी स्टेट के, तो वहां क्या पूछा जाएगा? यही सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप खेल का नाम बता देंगे। या पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो आप बता देंगे तमिलनाडु। अब आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ए होगा। छठवें प्रश्न को देखें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेन को संचालन करने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा भारत गौरव ट्रेन। यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो आपका सही जवाब होगा मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन की स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा बी, मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। 8वां प्रश्न देखिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की, तो आपका सही जवाब होगा सुजलम अभियान। यानी सुजलम अभियान के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण के लिए यह अभियान चलाया, सुजलम अभियान। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी होगी, जिसकी चर्चा मैंने कल की भी थी आर्थिकी की रिपोर्ट में, और मैं अधिकतर भी उसको करता रहता हूँ, कि भारत सरकार ने हर घर जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो आपका सही जवाब होगा 2024 तक। ठीक है, इस प्रकार 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, तो आपका सही जवाब होगा सिक्किम में। यानी सिक्किम में भारतीय सेना ने राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है सिक्किम में। यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब सी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए। सुमिलित करने के लिए कह रहा है इन व्यक्तियों का हाल ही में निधन हो गया है, पूछ रहा है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है रोहित सरधाना का, ये नाम, इस नाम से काफी लोग परिचित होंगे, ये पत्रकारिता जगत में थे, यानी कि ए का सही जवाब होगा सेकंड। अब दूसरा देखिए, अगला नाम है जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किससे है, तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे,
अगला नाम है पंडित देवबंद चौधरी, इनका संबंध सितार वादक से है, यानी कि ये तीसरे से संबंधित हो जाएंगे। और अगला है चंद्रो तोमर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शूटिंग से, यानी कि इनका संबंध पहले से हो जाएगा चंद्रो का। यानी इस प्रकार हमको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो हमारा 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। ठीक है, रोहित सरदाना पत्रकारिता, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक, चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब सी होगा। 11 देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है, किसे नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा अलका उपाध्याय। हाँ, एक बात और मैं थोड़ा आज बीच में इसका जिक्र करना चाहता हूं। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन है उसमें ऑल प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और दूसरी बात यह है, यदि आपको ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के द्वारा अच्छे मटेरियल अच्छी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है तो आपका भी ये दायित्व है कि आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, उसका भी विस्तार दें। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या आपने 11 देख लिया। इसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष के तौर पर अलका उपाध्याय की नियुक्ति की है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा बी। 12वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो आपका सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय की, यानी पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला शुरू की थी। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब बी होगा। कराए की 13वां प्रश्न देखिए, किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो आपका सही जवाब होगा मिस्र में, यानी मिस्र में 3000 वर्ष पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई है। अगला प्रश्न 14वां देखिए, किस लेखिका को उनके उपन्यास पेरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सुजैना क्लार्क, यानी सुजैना क्लार्क एक लेखिका है, उनके उपन्यास का नाम क्या है? पेरानेसी, और इसके लिए उन्हें फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार मिला है। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा डी सुजैना क्लार्क। 15वां प्रश्न देखिए, फरवरी 2021 में प्रकाशित ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो आपका सही जवाब होगा हंटर बाइडेन, यानी हंटर बाइडेन ने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक को लिखा था। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा बी हंटर बाइडेन। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यहां पहला शब्द दिया है, याद रखिएगा, देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क जानवरों के लिए आंध्र प्रदेश। 16 का सही जवाब सी होगा। 17वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 2020 में गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान जी को मिला। एक बात यहां पे याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी परीक्षाओं में देखा गया है कि उसके उस ईयर से एक वर्ष पूर्व का भी पूछ लिया जाता है। तो आपको मैं यहाँ 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भी बता देता हूँ। ये पुरस्कार जो विकल्प ए में दिया है, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान से संबंधित हैं। इन्हें 2019 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा ए पुणे में, यानी कि ये जो पैनेक्स 21 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया। दूसरी बात, इसमें थल सेना ने भाग लिया, ये दिसंबर 2021 में हुआ और ये बिम्स्टेक देशों के बीच में हुआ था। ये बिम्स्टेक देश समूह क्या है? मैं हल्की सी चर्चा यहाँ कर देता हूँ कि एक बहु क्षेत्रीय तकनीकी, कहाँ की? बंगाल की खाड़ी की, यानी आप ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की एक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के लिए एक समूह बनाया गया जिसका क्या नाम है? बिम्स्टेक। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हैं। ठीक है, और इसको कब लाया गया? तो इसको 1997 के बैंकॉक घोषणा से इसको लाया गया। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी हाल ही में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, यानी ये भी इसके साथ को रिलेट कर लीजिए कि बिम्स्टेक का अभी हाल ही में 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। और यहाँ पर जब आप बात करेंगे पैनेक्स की 21 की, तो आपका सही जवाब होगा पुणे महाराष्ट्र, यानी 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कराए की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय नंबर 1 पे था? तो आपका सही जवाब होगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अब ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये USA में है। ठीक है, अभी जब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे थे घटनासार में, तो वहां पर भी इस तरह की रिपोर्ट थी, लेकिन वहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट थी। याद रखिएगा, आप लोग केवल यूनिवर्सिटी का नाम मत याद रखा करिए, यहां ध्यान रखा करिए कि वो किस के द्वारा दी गई रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट में उस यूनिवर्सिटी का पहला स्थान। यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एशिया में अगर देखा जाए QS रैंकिंग के हिसाब से तो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी को, अगर भारत में देखें QS वर्ल्ड रैंकिंग में तो IIT बॉम्बे नंबर 1 पे भारत के हिसाब से। अगर इसकी ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो 177 है।
दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, अगर ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो 185 है। तीसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, बॉम्बे, दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अब आपको मैंने चर्चा कर दी घटनासार वाले रिपोर्ट की, तो वो टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट थी। उसमें नंबर 1 पर वर्ल्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की नंबर 1 पे थी। दूसरे पे मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए था, और तीसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने एक जगह कंपेयर कर दिया ताकि आपको कोई भी गलतफहमी ना हो। ठीक है, और अगर हुई भी हो तो अब दूर हो जाए। ठीक है, और इस टाइम्स हायर एजुकेशन में अगर भारतीय संस्थानों को देखेंगे तो नंबर 1 पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरे पे आईआईटी बॉम्बे और तीसरे पे आईआईटी दिल्ली। मैंने दोनों रिपोर्ट को एक जगह कर दिया। अब आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होगा? सी। ये टोटल फैक्ट है, इसको आपको याद करना होगा। लेकिन यहाँ पर याद करना केवल याद करना नहीं है, यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर लेना है ताकि दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि वहां पे याद ही नहीं आ रहा है, टाइम्स वाले का पहला उसमें चला गया और क्यूएस का इसमें चला गया। इसलिए इन बातों को ध्यान दीजिए, जो गलतियां होती हैं अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब सी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा 2030 तक। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 में यह कहा गया कि भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं याद दिला दूं, भारत सरकार ने कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी 2030 तक का लक्ष्य रखा है। हमने इसकी चर्चा कल भी की थी। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा डी। 21 प्रश्न देखिए, डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब होगा रूस ने। डेविड, अब देखिए मैं यहां पर भी क्लियर कर दूं, अगर यही प्रश्न मान लीजिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी भी स्टेट के पूछना हो तो क्या पूछेगा? पहला प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही जवाब होगा टेनिस टूर्नामेंट से। दूसरी बात यह पूछ सकता है कि डेविस कप टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो रूस ने। और थोड़ा और डीप में किसी आयोग में जाना होगा तो पूछ देगा कि रूस ने किसको हराया? तो आपका सही जवाब होगा क्रोएशिया को हराया। ठीक है, यहां ये पूरी बात कंप्लीट हो गई। यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि किस देश ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो आपका सही जवाब होगा आइसलैंड। यानी आइसलैंड ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। सही जवाब होगा 22 का बी, आइसलैंड। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात। यानी गुजरात सरकार ने करुणा अभियान 2021 चलाया। अब ये पूछ सकता है कि किस लिए चलाया था? तो आपका सही जवाब होता है पक्षियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इन 3 बातों को यहां देखना है। करुणा अभियान किसने चलाया? तो गुजरात ने। किस लिए चलाया? तो पक्षियों की सुरक्षा के लिए। यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा? सी। 24वां देखिए, कह रहा है कि किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर बनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया ने। यानी सऊदी अरेबिया ने प्रोजेक्ट NEOM के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर बनाने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा बी। 25वां देखिए, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा INS विशाखापट्टनम। यानी INS विशाखापट्टनम को नवंबर 2021 में यह एक मिसाइल युद्धक पोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया। ठीक है, यानी 25 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, INS विशाखापट्टनम। 26वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय सेना ने कि मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शक्ति। यहाँ 3 प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है शक्ति का संबंध किससे? तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने एक स्वदेशी निर्मित दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट है, या आपको दे देगा शक्ति और एक ऑप्शन में दे देगा भारतीय बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ये प्रश्न बनता है किसने बनाया? तो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा बनाया गया। और यहाँ प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा अंशु मलिक। यानी अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय पहलवान बनी है। अब इसमें और प्रश्न क्या बन सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही जवाब होगा कुश्ती से। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि विश्व कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब ओस्लो, नॉर्वे होना चाहिए। यानी विश्व कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहां हुआ? ओस्लो, नॉर्वे में हुआ। और वहां पर पहली रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? अंशु मलिक। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब डी हो जाएगा। 28वां देखिए, कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। यानी डी ऑप्शन होगा 28 का। 29वां देखिए, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए ये देखते हैं। पहला कह रहा है कि इसरो तथा नासा द्वारा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये बिल्कुल सत्य है। यानी निसार, पूछ दे कि निसार का संबंध किससे है? तो ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसमें नासा और इसरो संयुक्त रूप से शामिल है।
दूसरी बात कह रहा है कि यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग डेलाइट है। यह भी बात सही है कि यह दोहरी आवृत्ति का प्रयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग टेलाइट है, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, यह भी कथन सत्य है और इसमें पहला और तीसरा कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा डी। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा सामिया सुलूह हसन को, यानी सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब सी। अगला 31वां कह रहा छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो आपका सही जवाब होगा एससीओ, यानी कि एससीओ समूह के देशों के बीच छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 सैन्य अभ्यास हुआ। अब ये एससीओ क्या है? एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोऑपरेशन है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि ये जो शांतिपूर्ण मिशन 2021 हुआ एससीओ देशों के बीच में, ये कौन से क्रम का था? तो आपका जवाब होगा ये छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 था। कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इस प्रकार प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब ए होगा। 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपका सही जवाब होगा नीति आयोग द्वारा, यानी नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ एक बात और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो शून्य अभियान है ये नीति आयोग के साथ साथ एक रॉकी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये शून्य अभियान क्या है, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं इसको बताता हूँ। कह रहा है कि ये जो शून्य अभियान है इसमें उपभोक्ता और उद्योग जगत के लोगों को मिलाकर जो ऐसे वाहन हैं जो शून्य प्रदूषण उत्पन्न करें, यानी जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न न किया जाए, उनको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और रॉकी माउंट इंस्टीट्यूट इसमें एक संयुक्त प्रयास से एक शून्य अभियान चलाया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर चर्चा हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से संबंधित एक हाल ही में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह पे कोई और आएगा, तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो सुमन वेदी हैं। क्या नाम है? सुमन वेदी, याद रखिएगा। अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन वेदी। अब देखिए, अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हुए हैं तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। दूसरी बात पूछ सकता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI होता है, यानी N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, फिर फॉर T फॉर होता है ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यानी 32वें प्रश्न का आंसर डी होगा। 33वां देखिए, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। इसकी डिटेल चर्चा हमने प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट में की है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। यानी 33वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 34वां प्रश्न देखिए, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश को, यानी आंध्र प्रदेश वह भारत का स्टेट है जिसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही होगा 34 का। 35वां प्रश्न देखिए, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह पर भेजा गया है? तो आपका सही जवाब होगा मंगल पर, यानी कि परसिवियरेंस रोवर को किसने भेजा? तो नासा ने भेजा। कहाँ भेजा? मंगल ग्रह पे, ठीक है। और किस लिए भेजा? तो जीवन की खोज के लिए, यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा सी। अब चलिए प्रश्न संख्या 36 देख लीजिए। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है, बिल्कुल सही है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 140 था, ये भी बात सही है, यानी यहाँ पर तीनों कथन अब तक सही है। अब आगे कह रहा है कि 2020 में भारत का स्थान 112वां था, यानी कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2020 में 112वां था और ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में 140वां स्थान हुआ, यानी ये चारों विकल्प यहाँ पर सही है, यानी चारों कथन सही है, आपका विकल्प सही होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में स्टैब्लिश किया जाएगा। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित इलाका भी ये है, तो यहीं पर इस तरह को रिलेट करके याद कर सकते हैं, यहीं पर भारत की पहली आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र है। याद है कि आपने पिछले एक प्रैक्टिस सेट में आपने यह पढ़ा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले बाढ़ या इस तरह की उसको जानने के लिए पहले केंद्र स्थापित कर रहा है, तो वो है असम, ठीक है। और यहाँ पर आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब सी। 38वां देखिए, वित्तीय संसाधनों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड वित्तीय संसाधनों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। 38 का सही जवाब होगा ए। अब 39वां देखिए, कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो 67वां यानी 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है
ये इसमें मलयालम फिल्म जिसे मरक्कर कहते हैं को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला। ये बिल्कुल सही है। यानी ये पूछा जा सकता है कि मरक्कर कैसी फिल्म है, तो मलयालम है। इसको किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला, तो बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में मलयालम की फिल्म मरक्कर को पुरस्कार मिला। ये बात सत्य है। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ स्टार्टिंग में ही बन जाता है, पूछ देता है हाल ही में जारी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से क्रम का है, तो 67वां। अब देखिए दूसरे कथन को देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आ गई तो अभिनेता भी आ जाना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला, ये भी इंक्लूड कर लीजिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया, ये भी बात सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर 39वें का डी ऑप्शन सही होगा। अब आइए प्रश्न संख्या, हाँ एक बात और याद आ गई यहाँ पे, अभी हम लोगों ने पिछले किसी एक प्रैक्टिस सेट में, इसी प्रैक्टिस सेट में एडिटेरिया की, उसमें ये पढ़ा था कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला। तो इसी में यानी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो आपका सही जवाब होगा वाटर ब्यूरियल को, वाटर ब्यूरियल को। और वहां हमने आपको कोरिलेट करके बताया था, या प्रश्न में ही शायद ये पूछा था कि वाटर ब्यूरियल किस राज्य की फिल्म है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, तो शांतनु सेन ने बनाया था। ठीक है, अब ये पूरी कंप्लीट चर्चा हो गई। 69 का सही जवाब होगा डी। आज का 40वां प्रश्न, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो आपका सही जवाब होगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को बीसीसी द्वारा मार्च 2021 में भारतीय एथलीट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को। 40वें का ए ऑप्शन होगा। 41वां देखिए, निम्नलिखित में से किस सड़क सीमा संगठन बीआरओ को पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा वैशाली एस हिवासे। ये इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी वैशाली एस हिवासे को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया है, वैशाली एस हिवासे। यानी 41वें का सही जवाब डी होगा। 42वां देखिए, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है, ममता बनर्जी को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया है, आधार पूनावाला को भी शामिल किया गया है। यानी 42वें प्रश्न का में पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा सी, मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। 43वां प्रश्न देखिए, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आपका सही जवाब होगा बिरल देसाई। यानी बिरल देसाई गुजरात के हैं और उन्होंने एक सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन चलाया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बिरल देसाई को। यानी 43वें प्रश्न का जवाब होगा डी। 44वां प्रश्न देखिए, 44वें प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध घोषित करने के लिए बिल को मंजूरी दी है, तो आपका सही जवाब होगा फ्रांस। यानी फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध घोषित करने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 45वां प्रश्न देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है, तो आपका सही जवाब होगा अरुण। यानी अरुण ग्रह पर वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 46वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्टैब्लिश किया है, तो आपका सही जवाब होगा टाटा स्टील ने। यानी 46वें प्रश्न का सही जवाब डी। 47वां देखिए, अप्रैल 2021 में FACT समूह के संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है, तो आपका सही जवाब होगा चाड की। यानी चाड एक अफ्रीकी देश है। यहाँ के राष्ट्रपति एक इदरिस डेबी थे जिनकी मृत्यु हो गई। क्यों? जब वो FACT समूह के विद्रोहियों के साथ लड़ रहे थे। तो ठीक है, यानी 47वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48वां देखिए, विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया, तो आपका सही जवाब होगा भुवनेश्वर। यानी भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन हुआ। ये आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में हुआ और ये विनोबा सेवा प्रतिष्ठान की द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। यानी इसको उपचार से संबंधित, मतलब इसमें विनोबा भावे सेवा संस्थान भी शामिल था। यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब होगा सी। 49वां देखिए, कह रहा है कि 32वां कॉर्पोरेट नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा थाईलैंड। यानी 32वां कॉर्पोरेट नौसैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, अब ये पूछेगा कि कब हुआ, तो नवंबर 2021 में हुआ। ये नौसेना अभ्यास था और कहां पर हुआ, तो ये हिंद महासागर में हुआ। ठीक है, इस पूरी बात को समझ लीजिएगा। और किसके बीच हुआ, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। यानी 49 का सही जवाब ए होगा। 50वां प्रश्न और आज की इस 17वें प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है, तो आपका सही जवाब होगा द यूनिकॉर्न। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि हाल ही में खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया, तो द यूनिकॉर्न रखा गया। 50वें प्रश्न का आंसर सी होगा। यहाँ आंसर की दी गई है, आप इसको चाहें तो देख लें। अगर किसी प्रश्न पे आपको रीचेक करना हो तो आप इजीली रीचेक कर सकते हैं। आज की ये पूरी श्रृंखला आपको कैसे लगी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।